गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम परमाणु और अणु के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने परमाणु के विषय में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं अणु, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो परमाणु है वो अस्तित्व में कैसे आए, है ना। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। कहने का मतलब मैंने आपको कल बताया था, जो हमारा परमाणु है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। ठीक है, अपवाद स्वरूप अक्रिय गैसों के तत्वों को छोड़कर, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। ये सामान्यतः दो रूपों में अस्तित्व में रहते हैं। पहला है अणु और दूसरा है आयन। ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम छूकर देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। कोई पदार्थ है उसको हम टच कर सकते हैं, है ना, टच करके हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये था परमाणु। अब हम बात करते हैं अणु की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए अणु क्या है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। देखिए जो अणु है वो परमाणुओं से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? परमाणुओं से। और जो परमाणु है वो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखेंगे अब यहाँ पर आप कि जो अणु है वो साधारणतया दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह होते हैं, जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम ये है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है ना। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या बना लेते हैं? ये बनाते हैं H2। और H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बनता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। ये द्रव्य क्या है? द्रव्य है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। ठीक है, मैटर। ठीक है, कोई वस्तु। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणु से मिलकर बनता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। अणु कितने प्रकार के होते हैं? अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला है तत्वों के अणु और दूसरा है यौगिक के अणु। पहला तत्वों के अणु और दूसरा है यौगिक। अब ये तत्व और यौगिक क्या है? देखो मैं आपको पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं, है ना। जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं, और जो यौगिक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था हाइड्रोजन का, H+H बनाते हैं क्या? H2, जो कि एक एलिमेंट बन जाता है। अगर H2+O बनाया जाए तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, जो कि एक यौगिक है ना। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। तत्वों के एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं ये एक परमाणु। अब देखिए जो ये तत्व होते हैं वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं? एक परमाणु यानी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक द्विपरमाणुक, या बहुपरमाणुक मल्टी एटॉमिक होते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। अब देखिए परमाणुकता क्या होती है? एटोमेसिटी। ठीक है, एटोमाइसिटी मीन्स किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन में कितने H हैं? 2 H हैं, तो इसकी परमाणुकता क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, अब आगे देखिए हीलियम को He से डिनोट करते हैं, नियोन Ne आदि अक्रिय गैसों के अणु एक परमाणुक होते हैं, अतः इनकी परमाणुकता 1 होगी। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब कैसे होते हैं? ये जो होते हैं ये अधातुओं के एक अणु 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। ये सारी अधातुएं हैं, है ना, नॉन मेटल्स हैं, अतः इनकी परमाणुकता 2 होगी। फॉस्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। फॉस्फोरस जो होता है वो P होता है, उसमें 4 परमाणु होते हैं एक में, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया बहुपरमाणु, है ना। ऐसी सल्फर S से डिनोट करते हैं, उसमें होते हैं 8, तो ये भी क्या है? बहुपरमाणुक होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने होते हैं? O3 होता है ओजोन का सिंबल, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? इसकी परमाणुकता 3 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए धातु अणुओं एवं अन्य तत्वों के अणुओं
जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। दोबारा समझिए, धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। अब देखिए, जो कार्बन है ना, वो चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन तत्व डायमंड तथा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। डायमंड तो आपने देखा ही होगा, मतलब किसी रिंग वगैरह में जो एक स्टोन होता है चमकीला वाला, वो, या फिर आपने पिक्चर्स में देखा होगा या नेट पे देखा होगा, टीवी में देखा होगा। ऐसे ही ग्रेफाइट तो हम सबके पास होता है। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। तो इसके रूप में पाया जाता है, जिनमें असंख्य कार्बन परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं, है ना। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जो डायमंड है उसकी संरचना होती है कि एक कार्बन से चार नए कार्बन जुड़े रहते हैं, है ना। इस टाइप से कुछ उसकी संरचना होती है, आप नेट पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें, उसकी इस तरीके से रिंग बनी हुई होती है, हेक्सागोनल, है ना। इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं उसके परमाणु। ये नीचे वाले जुड़ जाएंगे, इधर एक रिंग बन जाएगी इस तरीके से। तो ये आप देखिएगा नेट पे भी इस टाइप से बने हुए होते हैं, है ना। तो ये इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं। ये होती है ग्रेफाइट की संरचना। आप एक बार नेट पे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जिनमें असंख्य कार्बन परमाणु बंधे रहते हैं। कहने का मतलब है डायमंड में 4 और जो ग्रेफाइट है उसमें 6 कार्बन परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं। अतः इस प्रकार के तत्वों की परमाणुकता व्यक्त नहीं की जा सकती। इसी प्रकार धातुओं जैसे सोडियम, कॉपर आदि में अत्यधिक परमाणु क्रिस्टलों के रूप में दृढ़ संकुलित यानी क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अतः इन तत्वों की परमाणुकता भी व्यक्त नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? देखिए, जो ये अभी नीचे नाम आए हैं आपके, सोडियम है, कॉपर है, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। जो जिनके बीच में स्पेस ही नजर नहीं आ रहा, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि कितने कार्बन परमाणु हैं इसमें, या वो सॉरी कितने एटम्स हैं इसमें, है ना, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ये हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।